तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं आयुष जुगैल आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल द ई मेंटोर पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आपको बता दूं, आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीरीज को फॉलो करें, चाहे सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज को फॉलो करें, दोनों केसेस में ये सीरीज दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा दोस्तों टॉपिक होने वाला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दोस्तों एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होती है। तो अब हम लोग रेजिस्टेंस को बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल पर सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रेजिस्टेंस को। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रेजिस्टेंस पे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कल की क्लास का एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों, जब मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा रहा था कल, तो उस टाइम पे दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में, नो प्रॉब्लम। बट वहां पे मैंने क्या किया था दोस्तों कि वहां पे मैंने बोल को छोड़ दिया था शायद फॉर्मूला। हालांकि मैंने मतलब लिखा कुछ और था और बोला कुछ और था, ये मिसमैच हो गया था, इसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगा। हालांकि जब मैंने वीडियो को एडिट किया, एडिटिंग के टाइम पे मैंने वो चीज़ सही कर दी थी, तो आपको जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको सही चीज़ दिखाई देगी। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने क्लास के स्टार्टिंग में इस चीज़ का जिक्र कर लिया। और आपको एक बार फॉर्मूला दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो दोस्तों फॉर्मूला ये होता है E इज इक्वल्स टू वी बाई डी। ई इज इक्वल्स टू वी बाई डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, V वोल्टेज और D क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस होता है। और यहाँ से दोस्तों मैंने फॉर्मूला लिया था V इज इक्वल्स टू ई डी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, यही फॉर्मूला है और बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम रहेगा, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बस फॉर्मूला मैंने कहा एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो किसी चीज में। ठीक है, ऐसे एडिटिंग में मैंने चीज वो ठीक कर दी थी। तो दोस्तों अब आइए, अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, रेजिस्टेंस में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे कि दोस्तों कल हम लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप पे एंड किया था, तो उसमें एक छोटी सी चीज होती है दोस्तों, वोल्टेज राइज। वोल्टेज राइज, ठीक है सर, ठीक है सर। तो सर वोल्टेज राइज क्या होता है फिर? तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि सर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना, वो वोल्टेज में कमी होना, और वोल्टेज राइज मतलब वोल्टेज में बढ़ोतरी होना। ठीक है दोस्तों, इजी कॉन्सेप्ट है। वोल्टेज राइज मतलब वोल्टेज में बढ़ोतरी होना। तो दोस्तों एक फॉर्मूला आता है, वोल्टेज राइज बराबर माइनस के वोल्टेज ड्रॉप। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये कई बार आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। वोल्टेज राइज बराबर माइनस के वोल्टेज ड्रॉप या फिर वाइस वर्सा। अच्छा सर, वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि इस स्टेटमेंट के जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप बराबर माइनस के वोल्टेज राइज। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया, माइनस के वोल्टेज राइज। ठीक है सर, ये चीज हमारे समझ में आ गई। तो ये दोस्तों आपको वोल्टेज राइज भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये भी करवा दिया। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल के लिए जैसे दोस्तों ये आपका रेजिस्टेंस है, ये सपोज दोस्तों 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे दोस्तों 3 एम्पियर की करंट आ रही है। अगर मैं बोलूंगा आपसे कि वोल्टेज ड्रॉप बताइए, तो आपको पता है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो 3 इंटू में 5 यानी कि 15 वोल्ट जो जाएगा यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और मैं बोलूंगा वोल्टेज राइज बताइए, वोल्टेज राइज बताइए, तो आपको पता है दोस्तों वोल्टेज राइज बराबर माइनस के वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 15 वोल्ट, तो माइनस के 15 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप लोग वोल्टेज राइज कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो रेजिस्टेंस से पहले आपको सीखना थोड़ा जरूरी है, इसलिए उनको करवा देते हैं। तब हम लोग हमारे टॉपिक रेजिस्टेंस पे चलेंगे। और रेजिस्टेंस में दोस्तों वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब बहुत तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं रेजिस्टेंस पे, तो मजा आएगा आपको रेजिस्टेंस पढ़ने में। ठीक है सर, इतना हो गया। सर अब हमें थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा आगे लेके चलिए। तो अब चलते हैं मेरे दोस्तों मोबिलिटी पे। मोबिलिटी, अब सर ये मोबिलिटी क्या होती है? तो मोबिलिटी तो होती है मेरे भाई, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों गतिशीलता। ठीक है, ठीक है सर। अब सर ये मोबिलिटी होती क्या है? तो मोबिलिटी आपको दोस्तों ये समझना है, सबसे पहले आपको चार्ज कैरियर समझना पड़ेगा। चार्ज कैरियर क्या होता है दोस्तों? जो चार्ज को कैरी करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। बिल्कुल सर, सही बात है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज कैरियर है। ऐसे ही जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे होल, ठीक है, तो होल पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो भी एक चार्ज कैरियर है। ठीक है,
तो जो चार्ज को कैरी करता है वो क्या होता है दोस्तों, आपका चार्ज कैरियर होता है, बेसिक चीज है। अभी हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब सर मोबिलिटी क्या होता है कि सर किसी भी चार्ज कैरियर की मूव करने की एबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, मोबिलिटी बोल देते हैं। किसी भी चार्ज कैरियर की मूव करने की एबिलिटी को ही हम दोस्तों क्या बोल देते हैं, मोबिलिटी बोल देते हैं। यानी कि सर चार्ज कैरियर किस स्पीड से मूव कर रहा है वही कहीं ना कहीं मोबिलिटी को डिनोट करता है सर। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है सर, तो इसकी डेफिनेशन होने वाली है मेरे भाई, एबिलिटी टू मूव द चार्ज कैरियर। ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू मूव द चार्ज कैरियर, इट इज द एबिलिटी टू मूव द चार्ज कैरियर। ठीक है सर, किसी भी चार्ज कैरियर के मूव करने की एबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, मोबिलिटी सर बोल देते हैं। एक सर इसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है कि इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को दोस्तों मैंने वीडी से दिखा दिया यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे मैंने ई से दिखा दिया था, पढ़ा था ना फॉर्मूला, ई इज इक्वल्स टू वी बाई टी, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये क्या होता है सर, रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है सर, इसे सर हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, इसे सर हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। तो सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू किसका रेशियो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाई ई हो जाएगा सर। ये यहाँ पे बोले बिल्कुल सर सही बात है। और सर म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाई ई, तो अगर मैं यहाँ से वी डी निकालूँ तो ये यहाँ चले जाएगा, तो वी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर आपका म्यू ई। तो ये भी काम की चीज़ है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब सर इसकी अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो मेरे भाई इसकी यूनिट होती है, अच्छा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा रफ में आपको बता देता हूँ। वीडी की यूनिट क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड होगी सर, बिल्कुल सर सही बात है, मीटर पर सेकंड होगी। अब वीडी के अपॉन में क्या है, ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ई इज इक्वल्स टू वी बाई डी होता है ना, तो वी की यूनिट वोल्टेज की यूनिट वोल्ट और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। ठीक है सर, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो इसके अपॉन में आ जाएगा मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, सही बात है सर। अब सर ये जो नीचे वाला होता है ना, इसे ऊपर, इसे जब हम लोग ऊपर ले आते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इनटू में मीटर अपॉन में वोल्ट, और यहाँ से दोस्तों इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। क्या आ जाएगी दोस्तों, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यूनिट आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों इसकी मोबिलिटी की यूनिट हो जाएगी। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा इसी कहानी में आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों करंट डेंसिटी, मैंने आपको पढ़ाया था जब हम लोग लेक्चर नंबर 2 में थे, करंट डेंसिटी मैंने आपको पढ़ाया था, करंट डेंसिटी का, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है, दैट इज जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। बोले बिल्कुल सर सही बात है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने आपको मोबिलिटी के बारे में पढ़ाया, और मोबिलिटी में दोस्तों मैंने आपको बताया कि सर वी डी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू ही लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पे भी बस सर बात समझ में आ गई है और सही बात है बिल्कुल। ठीक है सर, तो वी डी की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ म्यू ही। बोले बिल्कुल सर। अब दोस्तों यहाँ से इस फॉर्मूले से मैं ये लिख सकता हूँ कि J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। बोले हाँ जी सर सही बात है, सीधा सीधा दिख रहा है कि J जो है E पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। और सर यहीं से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जब भी मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट निकल के आता है, दैट इज सिग्मा। ठीक है, कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट निकल के आएगा वो क्या होता है, सिग्मा। तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। और दोस्तों ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये भी एक टाइप का ओम्स लॉ ही होता है दोस्तों, फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है सर, ये भी समझ गया। अब सर ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा होता है मेरे भाई कंडक्टिविटी, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी सर, तो इस सिग्मा की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी सर। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे, एन ई म्यू होता है सर, एन ई म्यू होता है सर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं,
यहाँ यहीं तक आपकी दोस्तों कहानी थी जो आपको पता होनी चाहिए थी रेजिस्टेंस से पहले। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों आपके फेवरेट टॉपिक दैट इज रेजिस्टेंस पर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो दोस्तों रेजिस्टेंस को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग दोस्तों रेजिस्टेंस से क्या समझते हैं या रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो सर हमने तो क्लास 10th में भी रेजिस्टेंस को पढ़ा है, क्लास 12th में भी रेजिस्टेंस को पढ़ा है, हम तो रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो बहुत बढ़िया मेरे भाई, अगर आप लोग बहुत कुछ जानते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन इस क्लास में आपको रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल 0 to हीरो लेवल नॉलेज मिलेगा। इस क्लास में आप लोग ऐसी ऐसी चीजें सीखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में जो आपने आज से पहले सुनी भी नहीं होंगी। अच्छा सर, हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि यही तो फायदा है इंजीनियरिंग में आने का, चीजों को 0 to एडवांस लेवल पे सीखना है। रेजिस्टेंस दोस्तों, रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया शब्दों में। ठीक है सर। तो दोस्तों तो मैं आपसे पूछूं कि रेजिस्टेंस से आप लोग क्या समझते हैं। अभी 2 मिनट के लिए इलेक्ट्रिकल को छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि रेजिस्टेंस का मीनिंग आप लोग क्या समझते हैं, रेजिस्टेंस शब्द से आप लोग क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉर्मल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर रेजिस्टेंस तो हमें कुछ ऐसी चीज लग रही है जो सर कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज को रजिस्ट करेगी, यानी कि किसी ना किसी काम में कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करेगी। नाम ही रेजिस्टेंस है ना सर, इसका तो ऐसा मीनिंग हो सकता है कि ये किसी ना किसी काम में कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करेगी। तो बोला बिल्कुल सर सही बात है। अब इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आए तो सर रेजिस्टेंस क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में, इसके रास्ते में क्या करती है? रुकावट पैदा करती है। तो बस यही रेजिस्टेंस है सिंपल भाषा में, जो आपको ध्यान में होना चाहिए हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करता है उसे ही हम लोग रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। तो सर हम लोग ना एक मटेरियल को ले लेते हैं। सपोज ये कोई मटेरियल है, ठीक है, ये कोई मटेरियल है। अच्छा दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी मटेरियल है ना, चाहे वो ये बोर्ड है, चाहे वो कॉपर की वायर है, चाहे वो ये चौक है, ठीक है, चाहे वो ये फैन है, चाहे वो मेरी बॉडी है, ठीक है, इवन ह्यूमन बॉडी भी, ठीक है दोस्तों। तो हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे कॉपर की वायर है, अब सर उससे तो करंट फ्लो होता है, तो मेरे भाई करंट तो फ्लो होता है, अच्छी बात है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो हर चीज का दोस्तों कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो इसी हिसाब से मैं एक मटेरियल ले लेता हूं दोस्तों। एक मटेरियल मैंने यहाँ पे लिया है और इस मटेरियल का दोस्तों क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ए माना है, और इस मटेरियल की जो लेंथ है दोस्तों, इस मटेरियल की लेंथ को हम लोग दोस्तों एल मानते हैं। बोले बिल्कुल सर, ये चीज भी हमारी समझ में आ गई कि कोई एक मटेरियल है जिसका लेंथ जो है वो एल होने वाला है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए होने वाला है। इस मटेरियल की हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। तो सर इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है फिर? तो डेफिनेशन हम लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आए हैं और मैंने आपको अभी बता भी दिया है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अच्छा एक चीज पहले और डिस्कस कर देता हूं कि सर प्रॉपर्टी आपने बोला, प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? आपने कहा ना सर कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों एक चीज होती है डिवाइस, एक चीज होती है प्रॉपर्टी। ठीक है सर। क्या मतलब है इन चीजों का? डिवाइस या फिर मटेरियल भी इसे बोल देते हैं, ठीक है, मटेरियल भी बोल दो, मटेरियल या फिर डिवाइस। ठीक है सर, ठीक है सर। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक चौक है, ठीक है, तो ये चौक क्या है? चौक सर एक मटेरियल है या फिर एक डिवाइस है? बोले हाँ सर, ये तो हमें पता है कि चौक क्या है सर, एक मटेरियल है या फिर एक डिवाइस है। ठीक है, अब इस चौक से मैं लिखता हूं तो लिखना इस चौक का क्या है? एक गुण है। लिखना इस चौक का क्या है दोस्तों? एक गुण है या फिर इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो बात समझ में आई? बोले बिल्कुल सर, समझ गए हैं कि ये जो चौक है ये सर एक डिवाइस है या फिर एक मटेरियल है। ठीक है, और दोस्तों लिखना इस चौक से हम लोग लिखते हैं ना, तो लिखना इस चौक की क्या है? प्रॉपर्टी है। ऐसे दोस्तों मेरे हाथ में अगर डस्टर होता तो डस्टर क्या एक मटेरियल है, और मिटाना, रफ करना, उसकी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। तो इसी हिसाब से दोस्तों हमारे पास क्या होता है? मटेरियल होते हैं। जैसे मटेरियल क्या हो सकता है? वायर हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, वायर हो सकता है या फिर रजिस्टर हो सकता है। रजिस्टर हम लोग अपने लेबोरेटरीज में देखे होंगे ना, जब आप लोग 10th 12th में रहे होंगे अपने, ठीक है, लैब्स में देखे होंगे, या फिर नहीं भी देखे तो प्रतिरोध डिवाइस होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। तो या मटेरियल या फिर डिवाइस क्या होती है? जैसे वायर हो गया सर आपका, रजिस्टर हो गया सर आपका, ये क्या है? कुछ मटेरियल है, और सर इनकी प्रॉपर्टी, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रेजिस्टेंस होती है। वो क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सर रेजिस्टेंस। अच्छा सर मतलब क्या हुआ? सर मतलब ये होता है
कि सपोज एक वायर है, तो वायर क्या होगा सर, मटेरियल होगा। और सर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब करंट के फ्लो होने में रुकावट पैदा करना, ये उस वायर की एक प्रॉपर्टी होगी। ये उस वायर की क्या होगी दोस्तों, एक प्रॉपर्टी होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर रजिस्टर जो होता है वो एक डिवाइस होती है, या फिर वायर जो होता है वो क्या होता है, एक मटेरियल होता है, और इसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है वो होती है रेजिस्टेंस, वो होती है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, ना कि एक मटेरियल है। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। मटेरियल क्या होता है, वायर या फिर रेजिस्टेंस। ठीक है ठीक है सर। तो यहां पे समझ में आ गया हमें कि सर इट इज द प्रॉपर्टी it is the property of a material, it is the property of material, it is the property of material कि ये सर किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है by which it oppose the flow of electric current, by which it oppose the flow of electric current, ठीक है सर। हम लोग समझ गए कि किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का विरोध करती है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को अपोज करती है, उसे ही हम लोग दोस्तों क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा ये होता है सर कि हम लोग रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से। बोले ठीक है सर, आर से डिनोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर सर रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, तो इसकी यूनिट होती है मेरे भाई ओम। इसकी यूनिट क्या होती है सर, ओम होती है। सर समझ गए हम लोग, ठीक है। ओम का ये सिंबल होता है, ठीक है, ओम का सिंबल होता है, ये पता होगा आप लोगों को, ओम। ठीक है सर, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है सर। अच्छा सर, तो रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? तो मेरे भाई अन्य इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की तरह रेजिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है सर, ये चीजें हमारी समझ में आ गई, बेसिक जानकारी रेजिस्टेंस के बारे में। अब सर आपने एक वायर लिया था, या फिर आपने एक मटेरियल ले रखा है, ठीक है, सपोज ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है या कुछ भी है, ये क्या है सर, सपोज ये कोई मटेरियल है। इस मटेरियल की सर लेंथ क्या है, एल है, और इस मटेरियल का सर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। ठीक है सर, समझ गए इतनी बात, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सर किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है, अब हमें पता करना है कि इस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा। कोई मटेरियल है, उसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, हमें पता करना है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सर किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि सर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि सर अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ने वाला है, लेंथ घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस मेरा घटने वाला है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है उस पर। ठीक है सर। सर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज सर कि क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो है, तो किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल, 1 में आएगा ये, ठीक है। तो ठीक है सर, समझ गए। यानी कि अगर मैं एरिया को बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, उल्टा होता है, और अगर एरिया को घटाता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सर। तो सर ये भी समझ में आ गया कि किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सर बाय इक्वेशन 1 और 2, अब सर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मुझे एक चीज समझ में आई है कि सर मैं अगर इन दोनों को साथ में लिखूं तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा सर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। बोले बिल्कुल सर, यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूँ, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोले बिल्कुल सर, सही बात है। अब सर हमें पता है फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी सर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। बोले बिल्कुल, तो R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है मेरे भाई रो, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और यही रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है सर। अब सर यहाँ पे R क्या है, मटेरियल का रेजिस्टेंस, L क्या है, मटेरियल की लेंथ जो मटेरियल हमने लिया है, और A क्या है, मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है सर। तो सर ये रो क्या है, फिर इसे मेरे भाई हम लोग पढ़ते हैं रो, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, रो पढ़ते हैं, और रो होती है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, रेजिस्टिविटी, या फिर इसे बोल देते हैं हम लोग दोस्तों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है सर, अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये होता है सर हमारा पूरा रेजिस्टेंस। ठीक है सर, इतनी चीजें हमें रेजिस्टेंस को लेके समझ में आ गई है, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सर रेजिस्टेंस के बारे में आपने हमें बेसिक जानकारी तो दे दी कि सर ये क्या होता है।
अब थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि सर आपने तो बोला था कि रेजिस्टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, तो केवल इतने में निपट जाएगा क्या ये? तो मेरे भाई ये तो रेजिस्टेंस की शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ है इसमें। कलर कोडिंग, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायमेंशन, सीरीज पैरेलल, स्टार डेल्टा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो आप, सब आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। तो हम लोग अभी इसको धीरे धीरे समझेंगे। ओके सर। तो अब सर एक चीज है जो आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, और जो आपको सेमेस्टर में पूछा जाएगा शायद, या फिर सेमेस्टर में भी पूछा जाता है, और सेमेस्टर में अगर आप लोग इस पॉइंट को लिखोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे बढ़ चढ़ के आएंगे, और कॉम्पिटेटिव में तो ये पूछा ही जाएगा। ठीक है तो सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे आ जाइए, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। बोले ठीक है सर, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस से मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हो आप? तो मेरे भाई डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस से मतलब है कि जो किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव में, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सर सबसे अच्छा पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला सर क्या था हमारा? क्योंकि सर हमारा जो आर होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए था सर। बोले हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, ये फॉर्मूला हमारा होता था। ठीक है, अब सर यहाँ से हमें एक चीज दिख रही है कि सर रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल की लेंथ पे डिपेंड करेगा, मटेरियल की लेंथ पे सर डिपेंड करेगा। बिल्कुल सर, समझ गए। दूसरा जो है सर, क्रॉस सेक्शन एरिया पे रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सर किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो सर किस पे डिपेंड करेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे सर डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है सर। तीसरा सर हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है, रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो दोस्तों अभी हम लोग रेजिस्टिविटी को भी पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये समझ रहा है कि रेजिस्टिविटी सर टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। कैसे सर? कॉपर जो होगा उसके लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू कुछ और होता है, एल्यूमिनियम के लिए रेजिस्टिविटी का कुछ और होता है, यानी कि अलग अलग मटेरियल के हिसाब से उसकी अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है दोस्तों, किसी हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, जैसे कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, एल्यूमिनियम के लिए कुछ और होगी, सिल्वर के लिए कुछ और होगी, वो भी हम लोग अभी देखेंगे कितनी कितनी होती है, जो कि आपको एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पता होना चाहिए लेकिन अभी आपको ये देखना है सर कि जो है रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है सर। तो सर हमने समझा यहाँ से कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के, और रो जो है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मटेरियल के, यानी कि टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं सर हमें ये भी पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। क्योंकि टाइप ऑफ मटेरियल के हिसाब से रो डिसाइड होगा, रो के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस डिसाइड होगा। ठीक है सर। इसके अलावा दोस्तों, अब इसके अलावा तो फॉर्मूले में कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो और डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर। और जब हम लोग रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों डिपेंड करता है टेम्परेचर। तो इन चार चीजों पे दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आई होप आपको दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। आइए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी पर। तो सर किस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी पर। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे हम लोग नई हेडिंग डालते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। दोस्तों तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और इसे ही दोस्तों हम लोगों ने क्या नाम दिया था? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है सर। अब हमें बताइए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है। तो मेरे भाई हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि सर R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो होती है सर। तो यहाँ से अगर मैं रो का वैल्यू लिखूं तो मेरे भाई रो बराबर आर ए बाई एल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोले हाँ जी सर आ जाएगा, ए यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एल डिवाइड में आ जाएगा। बोले सर सही बात है, बात तो बिल्कुल सही है ना? तो क्या हो जाएगा इसके बाद कि सर ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा सर ठीक है। यूनिट की बात करें दोस्तों, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें
तो इसकी यूनिट यहाँ से हो जाएगी दोस्तों। देखिए यूनिट कैसे कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इनटू में क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या है लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसर, यानी कि इसकी यूनिट क्या जाएगी दोस्तों यहाँ से ओम मीटर। यूनिट इसकी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें दोस्तों इसकी डेफिनेशन की, अच्छा इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन डेफिनेशन आपसे ज्यादा पूछी नहीं जाएगी। सपोज दोस्तों मैं कोई मटेरियल लेता हूं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सपोज ये कोई मटेरियल है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और दोस्तों इसकी लेंथ क्या है 1 मीटर है, और इसकी लेंथ भी क्या है 1 मीटर है। तो जब मैं इस फॉर्मूले में ए का मान भी 1 रख दूंगा, एल का मान भी 1 रख दूंगा, तो सर दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरे पास आ जाएगा रो इज इक्वल्स टू आर, रो इज इक्वल्स टू आर। बोले हाँ जी सर सही बात है। तो बेटा यही इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होती है कि सर क्या होता है, अगर किसी मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ क्या है 1 मीटर है, ठीक है 1 मीटर है, तो उस केस में उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वही उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी को डिफाइन करता है। उस केस में उस मटेरियल का रेजिस्टेंस ही उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी को डिफाइन करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, हालांकि ये पूछी नहीं जाएगी ज्यादा आपसे, आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा ये फॉर्मूला और यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको करवा दिया। डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, अब सर आपने हमें बताया था कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्या आप हमें ये भी बताओगे कि रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो मेरे भाई बिल्कुल आपको बताएंगे ये चीज, और ये चीज जो है कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, और क्वेश्चन गलत होने के चांस भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है सर। तो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो दिखा दिया मैंने यहाँ पे, तो रो से आप लोग समझ जाएंगे कि सर रेजिस्टिविटी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है सर। अब सर रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए। अच्छा सर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, बिल्कुल सर सही बात है। तो सर रेजिस्टिविटी तो क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब सर कि रेजिस्टिविटी जो होती है क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पर डिपेंड करती है। लेकिन मेरे भाई जैसे ही आप लोग ये सोचते हैं तो आप लोग बिल्कुल गलत दिशा में सोचते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रेजिस्टिविटी हर मटेरियल के लिए फिक्स होती है, ठीक है दोस्तों। तो सर क्या ये किसी पे डिपेंड नहीं करती? हाँ मेरे भाई कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन कंडक्टर की डायमेंशन पे ये चीज डिपेंड नहीं करती है। सर क्या मतलब हुआ इसका? तो आइए पहले लिखते हैं फिर समझते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, यानी कि रो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बने, अभी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पता चलेगा। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज नॉट डिपेंड्स upon डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ मटेरियल, सॉरी, ठीक है, किसी मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। इज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ मटेरियल। अब सर डायमेंशन से क्या मतलब है? तो डायमेंशन से मेरे मतलब है भाई वही, ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। डायमेंशन का मतलब यही तो होता है कि इसकी लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। तो किसी भी मटेरियल के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है दोस्तों, वो उस मटेरियल के डायमेंशन यानी कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। क्या डिपेंड नहीं करती है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस करता है, ये हमने पहले पढ़ा था, लेकिन सर रेजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है सर। समझ में आ गई ये चीज भी? तो सर डिपेंड किन किन चीजों पे करती है वो बता दीजिए। तो मेरे भाई ये डिपेंड करती है सबसे पहले टाइप ऑफ मटेरियल पे। अच्छा सर, जैसे कॉपर के लिए कुछ और होगी, एल्यूमिनियम के लिए कुछ और होगी, तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मटेरियल पे, ठीक है सर। टाइप ऑफ मटेरियल पे कर रही है। दूसरा किस पे कर रही है? दूसरा ये करती है मेरे भाई टेम्परेचर पे, ठीक है सर, टेम्परेचर पे कर रही है, सही चीज है। तीसरा ये करती है मेरे भाई मैकेनिकल स्ट्रेस पे, मैकेनिकल स्ट्रेस पे, यानी कि दोस्तों अगर मैं वायर को या कंडक्टर को या मटेरियल को उसमें कुछ मैकेनिकली स्ट्रेच या कंप्रेस करूं उसे, तो उसके कारण भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, ठीक है सर, ठीक है सर। मैकेनिकली स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि अगर मैं कोई वायर है या कोई मटेरियल उसको ऐसे खींच दूं, स्ट्रेच कर दूं, तो उसके कारण भी रेजिस्टिविटी थोड़ा सा चेंज हो जाती है।
कंप्रेस कर दूं तब भी हो जाती है, तो मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर प्रेशर से वो चेंज हो जाती है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो होती है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है या फिर रेजिस्टिविटी जो होती है, उसके बारे में ये सारा डाटा है, ये आपको समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है और ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को आपने अच्छे से कवर कर लिया है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के सबसे खास दोस्त की तरफ। रेजिस्टेंस का सबसे खास दोस्त सर ये क्या चीज होने वाली है? तो ये है मेरे भाई कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, अच्छा सर ये क्या चीज होती है? तो ये रेजिस्टेंस का बहुत खास दोस्त है मेरे भाई, यानी कि इसकी और रेजिस्टेंस की जो दोस्ती है वो बहुत पक्की दोस्ती है। अच्छा सर, तो ऐसी कैसी दोस्ती है भाई इनकी? तो सर दोस्ती इनकी पक्की है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। यानी कि अगर रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में जाएगा तो कंडक्टेंस इस डायरेक्शन में जाएगा, एक दूसरे से बिल्कुल, मतलब दोस्ती पक्की है, पर वो ये कि एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सर कंडक्टेंस क्या होता है? हमने दोस्तों पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। अच्छा सर, रेजिस्टेंस ये तो हमने पढ़ा था, सही बात है। तो सर कंडक्टेंस क्या होगा फिर? तो कंडक्टेंस होता है दोस्तों किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को सपोर्ट करती है। जस्ट अपोजिट, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करेगा, और कंडक्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है, करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। तो आइए इसकी डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। सर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी ही है, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल by which it supports the flow of, by which it supports the flow of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को सपोर्ट करती है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले इस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है सर, तो समझ गए। दूसरा सर आपने ये भी तो बताया कि ये रेजिस्टेंस का दोस्त है। रेजिस्टेंस का दोस्त मतलब ये रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट काम करता है। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है सर। तो सर इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको मेरे भाई डिनोट करते हैं जी से। इसको मेरे भाई डिनोट करते हैं हम लोग जी से। ठीक है सर। फॉर्मूला क्या होता है सर इसका? तो फॉर्मूला होता है इसका जी इज इक्वल्स टू 1/r। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ना, तो जी इज इक्वल्स टू 1/r, उल्टे को ऐसे लिखते हैं। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर। अब इसकी यूनिट पे चलते हैं। तो भाई इसकी यूनिट जो होती है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, जब भी मैं आपको लिखाऊंगा तो इनकी यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, देन फॉर्मूला है। ठीक है, तब जाके डेफिनेशन वगैरह। तो सर जी इज इक्वल्स टू 1/r हो गया। ठीक है सर। अब यहाँ से सर इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? तो यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी मेरे भाई, अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1 का 1 हो जाएगा, और अपॉन में रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो सर 1/ओम। ठीक है सर। फिर सर अगर मैं इस ओम को ऊपर लेके जाऊं तो मैं इसको सर ओम इनवर्स भी तो लिख सकता हूँ, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स का मतलब होता है उल्टा ओम। ठीक है, 1/ओम में ओम इनवर्स। ठीक है सर। ओम इनवर्स को ही दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं? ओम इनवर्स या फिर उल्टे ओम को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों? मोह बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोह। मोह मतलब उल्टा ओम। और मोह का सिंबल कैसा होता है? ऐसे उल्टे ओम के जैसा। ठीक है सर। और मोह को ही दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं? सीमेंस भी बोल देते हैं, सीमेंस भी बोल देते हैं। इसकी जो यूनिट है दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये चारों यूनिट आपको पता होनी चाहिए, 1/ओम, ओम इनवर्स, मोह या फिर सीमेंस। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जिसमें हम लोग एक नई चीज को डिस्कस करेंगे, दैट इज कंडक्टिविटी। तो सर आप कंडक्टिविटी कंडक्टेंस पढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस खत्म हो गया क्या? नहीं मेरे भाई, रेजिस्टेंस तो अभी शुरू हुआ है। अभी आपको समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस कितना बड़ा टॉपिक है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो बताइए, ये कुछ चीजें हैं जो रेजिस्टेंस के साथ चलती हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है सर, कंडक्टेंस हमारा हो गया है। अब हम लोगों को बता दीजिए कंडक्टिविटी क्या होता है सर।
चलिए मेरे भाई कंडक्टिविटी आप लोगों को बता देते हैं। कंडक्टिविटी, ठीक है सर, कंडक्टिविटी बताइए। अब सर कंडक्टिविटी क्या होता है? तो मेरे भाई जिस हिसाब से ना कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का दोस्त था, उसी हिसाब से कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की दोस्त होती है। यानी कि कंडक्टिविटी का जस्ट अपोजिट काम करती है, सॉरी रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट काम करती है कंडक्टिविटी, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है ठीक है सर। और अगर सर वैसे नॉर्मल डेफिनेशन देखें तो किसी भी मेटेरियल की कंडक्ट करने की एबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्ट करने की एबिलिटी से क्या मतलब है कि किसी भी मटेरियल, कोई मटेरियल कितना जल्दी करंट फ्लो कर सकता है किसी मटेरियल में, या फिर किसी मटेरियल में, अच्छा कंडक्ट करना मतलब करंट फ्लो होना, ठीक है। इसीलिए जिसमें करंट फ्लो होता है उसे कंडक्टर नाम दिया, जिसमें करंट फ्लो रूम टेम्परेचर पे हो उसे सेमीकंडक्टर नाम दिया, और जिसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है उसे इंसुलेटर नाम दिया। ठीक है दोस्तों, तो कंडक्टिविटी क्या है? किसी भी मटेरियल की कंडक्ट करने की, यानी कि उसमें करंट फ्लो होने की एबिलिटी जो होती है वही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग कर लेते हैं। इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी to conduct of a material. It is the ability to conduct of a material. ठीक है सर, सही बात है, और ये हमें समझ में भी आ गई। दूसरा दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया कि ये क्या होती है? रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को दोस्तों मैंने रो से दिखा दिया कि सर ये रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। इसको डिनोट करते हैं दोस्तों, थोड़ी देर पहले हम लोग ने किया था ना, डिनोट करते हैं दोस्तों सिग्मा से कंडक्टिविटी को। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रो। ठीक है, रेजिस्टिविटी का उल्टा है ना, तो ये पी नहीं है दोस्तों, ये रो है। ठीक है, ठीक है सर, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाता है कंडक्टिविटी का। अच्छा सर यूनिट, तो सर जैसे कंडक्टेंस की यूनिट इंपॉर्टेंट है वैसे इसकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई बिल्कुल इसकी यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी है। तो सर यूनिट कैसे निकालेंगे? तो सर यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा अपॉन में रो की यूनिट क्या होती है सर? ओम मीटर होती है। ठीक है सर, तो 1 अपॉन ओम मीटर। ठीक है सर, अब यहाँ पे भी वही ऊपर ले जाएंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है सर, सही बात है। ओम इनवर्स को सर आपने बोला था कि इसको हम लोग मू बोलते हैं, उल्टा ओम होता है मू बोलते हैं। और इस मीटर इनवर्स को अगर हम लोग जब नीचे लेके जाएंगे, ओम इनवर्स की जगह पे तो हम लोग मू लिख सकते हैं। ठीक है सर, ओम इनवर्स को मू बोलते हैं, और मीटर इनवर्स को जब हम लोग नीचे ले जाएंगे तो ये अपॉन में मीटर आ जाएगा। ठीक है सर, और सर मू को ही आपने बोला था कि सीमेंस भी बोलते हैं, तो मेरे भाई बिल्कुल सीमेंस मू की जगह पे लिख दिया, अपॉन में मीटर। तो ये चारों यूनिट जो होती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है आपकी कंडक्टिविटी की। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा एक डाटा दोस्तों थोड़ा सा रह गया है, उसे हम लोग लिखवा देते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। मैंने आपको जब दोस्तों रेजिस्टिविटी पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि हमें एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पता होना चाहिए कि हमारे किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी होती है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो तब तक आप मुझे बताइए कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? कंडक्टर पता है ना, जिनमें करंट फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर जिनमें रूम टेम्परेचर पे करंट फ्लो होता है, और इंसुलेटर जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? तो आइए जानते हैं सबसे बेस्ट कंडक्टर के बारे में। ठीक है, ठीक है सर, तो बताइए भाई दोस्तों। ठीक है, रो ऑफ मटेरियल्स, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स हम लोग समझ रहे हैं। थोड़ा सा ये समझिए दोस्तों, पहले रेजिस्टिविटी का मतलब होता है ठीक है, अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो उसका दोस्तों रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट फ्लो कम होगा। ठीक है सर, ये बात तो हमारी समझ में आ गई। तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उसमें करंट फ्लो दोस्तों उतना कम होगा, और करंट फ्लो जितना कम होगा वो मटेरियल उतना ज्यादा क्या होगा? इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। ठीक है, ठीक है सर, उसमें यानी कि करंट फ्लो नहीं होता। तो अगर रेजिस्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा हाई है तो मटेरियल क्या होगा? इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। रेजिस्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा कम है, रेजिस्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा कम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस भी सर बहुत कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट को ज्यादा फ्लो होने देगा, यानी कि करंट क्या होगी? हाई फ्लो होगी, और करंट हाई फ्लो होगी तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? वो मटेरियल कंडक्टर है। बेसिक चीज है, बेसिक चीज है सर। तो रेजिस्टिविटी हम लोग समझते हैं सर कि रेजिस्टिविटी क्या होने वाली है अलग अलग मटेरियल की। तो बताइए कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का? सीरियल नंबर, मटेरियल। तब तक मैं आपके लिए थोड़ी सी टेबल बना देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अब आप चाहें तो कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप ही कैलकुलेट करेंगे, मैं दूंगा कैसे करनी है, आप ही कैलकुलेट कर देंगे। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो बोलते हैं,
और कंडक्टिविटी अगर आप लोग सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ निकाल लेंगे, यानी कि सिग्मा अगर आपको निकालना है तो आप 1/ρ कर दीजिए, आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। दोस्तों ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, आपको बढ़िया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। तो सीरियल नंबर दोस्तों फर्स्ट पे हम लोग चलते हैं। सीरियल नंबर फर्स्ट पे हम लोग पहले बात करते हैं। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है हमारा, कॉपर। कॉपर होता है क्या? कॉपर नहीं होता मेरे भाई। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है दैट इज सिल्वर, दैट इज सिल्वर। ठीक है दोस्तों, सिल्वर जो होता है, चांदी, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। अच्छा सर, अब सर आपने बताया था कि अगर ये बढ़िया कंडक्टर है, इसका मतलब इससे करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा, करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा तो सर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, सर इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत कम होगी। तो मेरे भाई इसकी रेजिस्टिविटी होती है जो कि आपको याद रखनी है 1.59, 1.59। ये वैल्यूज दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, पूछ ली जाती है कई बार। 1.59 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, -8 ओम मीटर। देखिए दोस्तों 10 टू दी पावर -8 कितनी कम है इसकी रेजिस्टिविटी। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है 1.59 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। कंडक्टिविटी आप लोग 1 अपॉन ये करिए, रेजिस्टिविटी को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है सर, दूसरे पे सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन होता है? तो दूसरे पे होता है दोस्तों हमारा कॉपर, और कॉपर को ही हम लोग सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं। कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? दैट इज 1.63 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। ठीक है सर। अब सर एक बात समझ में नहीं आई, जब सबसे बढ़िया कंडक्टर हमारा सिल्वर है, कॉपर से भी बढ़िया कंडक्टर सिल्वर है, तो हम लोग सर कॉपर की तार क्यों यूज कर रहे हैं हर जगह? घरों में आप लोग देखते हो ना, जहाँ भी आपको वो ब्राउन कलर की वायर दिखती है, कॉपर की वायर होती है। तो सर हम लोग कॉपर की वायर यूज क्यों कर रहे हैं, सिल्वर की वायर यूज क्यों नहीं कर लेते? तो मेरे भाई आपको पता है सिल्वर चांदी क्या होता है, बहुत महंगी धातु है, बहुत महंगा मेटल है, कॉस्टली होता है। अगर हम लोग सिल्वर की तारे सपोज लगा दें, ठीक है, और वायर तो इलेक्ट्रिसिटी के वायर तो हर जगह होते हैं, सोशल जगह पे, तो पता चल रहा है रात को किसी ने आपकी क्या कर दी, वायर निकाल के और अपने घर ले गया, और उसे दूसरे दिन क्या कर दिया, बेच दिया। अब वो तो सर अमीर हो गया, लेकिन सर हमारे घरों में लाइट नहीं आ रही है। तो सिल्वर के साथ प्रॉब्लम ये है दोस्तों, क्योंकि कॉस्टली मटेरियल है, तो हो सकता है इसके लिए चोरी वोरी के खतरे बढ़ जाएं, इसलिए हम लोग सिल्वर को यूज नहीं करते हैं। कॉपर जो है दोस्तों, कॉपर की कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं होती है, और कॉपर की रेजिस्टिविटी सिल्वर से थोड़ी सी ही ज्यादा होती है। कॉपर एक बढ़िया कंडक्टर होता है, इसीलिए हम लोग दोस्तों कॉपर को यूज करते हैं। तो सर इतनी बात भी समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं सर थर्ड मटेरियल की तरफ, जिसका हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज करते हैं, ACSR कंडक्टर में, वो हम लोग पावर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो सर थर्ड मटेरियल क्या होता है हमारा, एल्यूमिनियम। तो सर इसकी रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, इसका रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इसकी कितनी होने वाली है? तो उसकी होती है मेरे भाई 2.67 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो सर इतना इसका जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सर इसका होने वाला है। तो ये आपको वैल्यू सारी याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाएगा दोस्तों, बस आपको ये डाटा याद होना चाहिए, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ कि सर जितना आपने पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, इफ अ कॉपर, CU मतलब कॉपर, ठीक है, कॉपर का सिंबल होता है ना, इफ अ कॉपर वायर हैविंग अ लेंथ ऑफ 2500 सेंटीमीटर, यानी कि 2500 सेंटीमीटर, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, अगर किसी कॉपर वायर का जो लेंथ है वो 2500 सेंटीमीटर और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 200 मीटर स्क्वायर है, तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आपको फाइंड करना है। तो आइए दोस्तों लग जाइए काम पे। ठीक है सर, काम पे लग जाता है, आपने बोल दिया। तो दोस्तों अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसका सॉल्यूशन सर क्या हो जाएगा? सबसे पहले दोस्तों हम लोग को पता है कि लेंथ कितनी दी है, तो लेंथ दी है सर 2500 सेंटीमीटर, 2500 सेंटीमीटर। अब सर आपने हमें एक चीज बताइए कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करें तो सबसे पहले यूनिट्स को ऐसा यूनिट में बोलते हैं। तो सर ये सेंटीमीटर है, जैसे हम लोग लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो मीटर में बताना पड़ेगा। आपको पता है दोस्तों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो ऐसे ही 2500 सेंटीमीटर में
2500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे दोस्तों आपके? 25 मीटर होंगे, है ना। यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई, तो हो गया। ठीक है सर, तो लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों? 25 मीटर आ जाएगी। बदल गया सही यूनिट में? बोले हाँ जी सर सही बात है। क्रॉस सेक्शन एरिया सर हमें कितना दिया है सर? 200 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सर ये तो ऐसा यूनिट में ही है मीटर स्क्वायर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सर अब हमें क्या चाहिए? रजिस्टिविटी चाहिए। रजिस्टिविटी चाहिए ना, तो हमें बोला सर इफ अ कॉपर वायर, किसकी वायर है? कॉपर की वायर। और हमें पता है कि सर कॉपर वायर की रजिस्टिविटी यानी कि रो सी यू, ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको, कॉपर वायर की रजिस्टिविटी हमें पता है सर कितनी होती है? 1.63। तो मैं 1.6 ही लिखता हूँ फिलहाल, कोई बात नहीं, इतना चल जाता है। 1.63 या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। बोले हाँ जी सर ये हमें सारी चीजें पता है। ठीक है, तो मेरे भाई रेजिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है फिर, क्योंकि सर हमें पता है कि रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए। और सर यहाँ पे रो की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू में सर लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 25 और इंटू में सर इसकी वैल्यू आ जाएगी 200। बोले हाँ जी सर सही बात है। तो इससे जब इसको काटेंगे 200 को तो 8 टाइम्स जाएगा, और 8 से जब हम लोग 1.6 को काटेंगे तो यह जाएगा सर हमारा 0.2 टाइम्स, 0.2 टाइम्स। तो सर मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो 0.2 R बराबर 0.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम होने वाला है सर। तो इतना मटेरियल का रेजिस्टेंस सर आ जाएगा। सर बात करते हैं कंडक्टेंस की, तो सर हमें पता है कि G बराबर क्या होता है? 1/R होता है। बोले हाँ जी सर सही बात है। तो G बराबर कितना आ जाएगा? 1/0.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ठीक है सर। तो G बराबर, अभी हम लोग क्या करते हैं, 10⁻8 को ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा सर आपका 10⁻8 अपॉन में 0.2। अब जब हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सपोज ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, तो 10⁻9 यहाँ हो जाएगा और 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है सर। तो अब अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 इंटू में, ये बेसिक कैलकुलेशन भी दोस्तों मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको इतना मैथ तो आता ही होगा। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं 10⁻9 का, तो 2 इंटू में 2 से अगर हम लोग 10 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो सर इसकी कंडक्टेंस 5 इंटू 10⁸ मो होगी। ठीक है सर, ये भी समझ में आएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लोग रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। इसी हिसाब से अगर दोस्तों आपसे रजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी भी पूछा जाए तो आप फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करके ऐसे निकाल सकते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अपनी बुक से करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं है ना कि सारे हम लोग क्वेश्चन भी करवा लें और सारे हम लोग कॉन्सेप्ट भी कर लें। तो क्लास में आपको मेन कॉन्सेप्ट करना है और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन के टाइप कैसे बन सकते हैं वो हम लोगों को जानना है। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे मैं वैल्यूज थोड़ी सी इजी वैल्यूज देता हूँ ताकि कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए। अगर पेपर में आपको थोड़ी सी टफ वैल्यूज भी अगर दी जाए, थोड़ी सी टफ ही होती है, बस आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। तो आइए दोस्तों एक बार रेजिस्टेंस को और जान लेते हैं। रेजिस्टेंस में सर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है सर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा सर R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। बोले बिल्कुल सर यही फॉर्मूला है। और सर मैंने पढ़ा है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है 1 रो। तो क्या सर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि रो इज इक्वल्स टू 1 सिग्मा? मैंने कहा बिल्कुल भाई लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से सर रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज R इज इक्वल्स टू 1/सिग्मा एल बाई ए। ठीक है सर, ये भी रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, ये भी रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। ठीक है सर। फिर सर हमने ये भी पढ़ा था कि J इज इक्वल्स टू सिग्मा E होता है, सिग्मा E होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से। तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा बराबर लिखूँ, यहाँ से अगर मैं सिग्मा बराबर लिखूँ तो J बाई E हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं 1/सिग्मा यानी कि इसको उल्टा करूँ 1/सिग्मा इज इक्वल्स टू, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, E बाई J हो जाएगा। बोले हाँ जी सर बात तो सही है। तो 1/सिग्मा की जगह पे मैं E बाई J लिख सकता हूँ, तो R इज इक्वल्स टू E बाई J L अपॉन में A। हाँ जी सर बात तो ये भी सही है। तो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला ये भी निकल के आ गया, है ना। ठीक है सर। अब सर जब आपने हमें पढ़ाया था रेजिस्टेंस के बारे में तो आपने एक ऐसी शेप बनाई थी। अच्छा, यही शेप सर आपने क्यों बनाई थी? क्योंकि दोस्तों हमारे जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल हैं वो वायर की फॉर्म में होते हैं ना, और वायर क्या होती है? सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। हमारे जितने भी कंडक्टर है जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिकल डोमेन में वो सारी क्या होती है? वायर्स होती है। और वायर्स कैसी होती है? ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है, ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इस डायमेंशन को या इस फिगर को, इस आकृति को बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इस मटेरियल का A है, इसकी लेंथ L है। तो जब भी हम लोग, अब क्योंकि सर्कुलर शेप है ना, यहाँ से देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया का सर्कुलर शेप है। ठीक है सर।
तो इसका हम लोगों ने रेडियस r मान लिया है, ठीक है सर। तो इसका अगर हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया कितना होने वाला है सर, इसका एरिया होगा सर पाई आर स्क्वायर, होता है ना सर्कल का एरिया, ठीक है सर, सर्कुलर है यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। तो हमें पता है सर कि रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल अपॉन में ए। तो सिलेंड्रिकल शेप के लिए क्या मैं रेजिस्टेंस ऐसा लिख सकता हूँ, रो एल अपॉन में और एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। डिफरेंस समझिएगा, अगर यही वो बोलेगा कि कंडक्टर जो है सर आपका वो स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर शेप का है, ठीक है, और उसकी एक साइड ए है, तो यहाँ पे सीधा सीधा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि तब एरिया जो होगा वो ए स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे फिर एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इतना बढ़िया क्वेश्चन वो कभी पूछेगा नहीं, आपको नॉर्मल यही पूछेगा सिलेंड्रिकल शेप वाला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है सर। तो सर एक फॉर्मूला तो ये भी बन गया यहाँ से रेजिस्टेंस का, बोले हाँ जी सर सही बात है। अब हम लोगों ने सर इसका इसकी जो रेडियस ली थी वो आर ली थी, तो सर हमें एक चीज तो पता है कि डायमीटर की अगर हम लोग बात करें तो ये डायमीटर होता है, ठीक है सर, और डायमीटर बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के। भाई इतनी रेडियस है और अगर इतनी रेडियस यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि इतना अगर इसका रेडियस है, यहाँ पे ये इसका रेडियस है, तो रेडियस को अगर मैं 2 गुना कर दूंगा या रेडियस को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। बोले हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से मैं r इज इक्वल्स टू डी बाई टू लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? बोले हाँ जी सर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे r इज इक्वल टू डी बाई टू पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले में, तो r इज इक्वल टू रो एल अपॉन में पाई, और रेडियस की जगह पे मैंने डी बाई टू पुट कर दिया और इसका स्क्वायर। बोले हाँ जी सर कर तो सकते हो। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अब ये आ जाएगा रो एल अपॉन में पाई और डी स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अब इस 4 का यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो हाँ जी सर सही बात है। तो आर इज इक्वल्स टू यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा 4 रो एल, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, आर इज इक्वल्स टू 4 रो एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर। जब आपको डायमीटर की फॉर्म में दिया होगा कि किसी कंडक्टर का डायमीटर ऐसा है तो उस समय आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो ये दोस्तों 1 2 3 4 और ये 5 फॉर्मूला मैंने आपको रेजिस्टेंस के लिखवा दिए हैं। ये आपको बेसिक रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज आने चाहिए। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, या फिर रेजिस्टेंस के दूसरे टाइप पे, कि रेजिस्टेंस में अब हमने क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आपको रेजिस्टेंस के ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको ये इन फॉर्मूलाज में से कोई भी फॉर्मूला यूज करना है। जैसे सपोज कभी आपको रेडियस ना दे, कभी आपको दे देगा कि किसी कंडक्टर का डायमीटर इतना है और लेंथ इतनी है, और आप लोग बताइए कि उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इतनी है, और आप लोग बताइए कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको पता है सर कि इस केस में हमारा ये फॉर्मूला लगेगा रो एल अपॉन में, क्योंकि डायमीटर दिया है तो सीधा सीधा 4 रो एल अपॉन में, डायमीटर दिया है तो सीधा सीधा डायमीटर वाला फॉर्मूला लगा दो, पाई डी स्क्वायर, है ना, कुछ झंझट ही नहीं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो इस हिसाब से आप लोग दोस्तों क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, बस आपको सारे फॉर्मूलास याद होने चाहिए। अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रेजिस्टेंस के दूसरे टाइप के कॉन्सेप्ट पे, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायमेंशन, दैट इज इफेक्ट ऑफ change in dimension of resistance, effect of change in dimension on resistance, यानी कि रेजिस्टेंस पर डायमेंशन चेंज होने का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर किसी मटेरियल के हम लोग डायमेंशन को चेंज कर दें, जैसे लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, रेडियस, डायमीटर, इनमें किसी में भी एक पे चेंज कर दे तो उससे रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ठीक है सर। फॉर्मूला देख लेते हैं, रो एल बाई ए, ठीक है सर। यहीं पे हमने पढ़ा था सर कि ये भी पढ़ा था ना सर, रो एल अपॉन में कंडक्टर मोस्टली हमारे सिलेंड्रिकल ही होंगे तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। और ये भी पढ़ा था सर कि 4 रो एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो सर यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है सर, रेजिस्टेंस जो है वो रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, और रेजिस्टेंस जो है वो सर डायमीटर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर लेंथ, एरिया, रेडियस, डायमीटर इनमें से किसी एक में कुछ ना कुछ चेंज किया जाए तो रेजिस्टेंस जो होगा सर, रेजिस्टेंस में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब भी आप लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि अगर मैं किसी मटेरियल किसको सपोज मेरे पास कोई वायर है और उसकी मैं लेंथ को 3 गुना बढ़ा देता हूँ, कोई वायर है, ठीक है,
और उसका रेजिस्टेंस जो है मेरे पास वो 5 ओम है और उसकी लेंथ को मैं 3 गुना बढ़ा देता हूँ, तो उसके बाद उस वायर का जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 3 गुना बढ़ाने के बाद उस मटेरियल की जो वायर है उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम वो सभी क्वेश्चंस को डिटेल डिस्कस करेंगे और सभी कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में आपको बस एक ही चीज थोड़ा सा समझना है। देखिए दोस्तों, दो चीजें होती है, एक होती है वॉल्यूम सेम, पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में करवाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे आपको तुरंत तरीके से इन सवालों को उड़ाना है। ठीक है, ठीक है सर। तो वॉल्यूम अगर सेम है, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, तो एक चीज होती है वॉल्यूम सेम, ठीक है सर, और एक चीज होती है वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज, अब थोड़ा सा इमेजिन करिएगा मेरी बातों को। यहाँ पे मैंने एक मटेरियल बनाया है, ठीक है, ये सपोज कोई वायर है, ये सपोज कोई वायर है। अब देखिए, अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच करता हूँ, स्ट्रेच करना मतलब खींचना, इसके दोनों टुकड़ों को पकड़ के ऐसे खींचता हूँ, ऐसे खींचता हूँ, ठीक है, इस वायर को स्ट्रेच करता हूँ, ऐसे खींचता हूँ, ऐसे यहाँ से ऐसे खींचता हूँ, यहाँ से ऐसे खींचता हूँ। तो सर अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। बोले हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। और इसको ऐसे स्ट्रेच करूंगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे कम होता जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया खींचने पर कम होता जाएगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। ठीक है सर, तो पहली चीज तो ये है कि स्ट्रेच करने पे इसका क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरा, अगर मैं इसे कंप्रेस करता हूँ, ऐसे दबाता हूँ दोनों तरफ से, तो सर इसकी लेंथ कम हो जाएगी और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है सर, ये भी हमारी बात समझ में आ गई है। तो जब भी मैं स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहा हूं तो इसका लेंथ बढ़ रही है तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट रहा है, लेंथ घट रही है तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है। दोनों ही केसेस में मटेरियल का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू में लेंथ, यानी कि आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा में लंबाई। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में इसका क्या हो रहा है दोस्तों, एरिया या लेंथ जो हो रही है, अगर लेंथ बढ़ रही है तो एरिया घट रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो लेंथ घट रही है, यानी कि दोनों ही केसेस में इसका दोस्तों वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, और दूसरी चीज बढ़ रही है तो पहली वाली चीज घट रही है। ठीक है सर, ठीक है सर। दोनों ही केसेस में जब भी इसे स्ट्रेच या कंप्रेस करूंगा तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब भी वॉल्यूम सेम आपको समझना कब है, अगर उसने क्वेश्चन में बोला है कि मैंने स्ट्रेच किया है या फिर कंप्रेस किया है, कंप्रेस किया है। ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोग दोस्तों अभी समझने वाले हैं। तो सर हमें इतनी चीज तो समझ में आ गई कि अगर क्वेश्चन में कभी भी बोला हो कि स्ट्रेच किया है वायर को या फिर कंप्रेस किया है वायर को, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, हमारा सेम होगा, सेम होगा। ठीक है सर। दूसरा केस ऐसा ले लेते हैं कि अगर मैं क्या कर दूं, इस मटेरियल के साथ मैंने एक और वायर जोड़ दी है ऐसे यहाँ पे, जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a डैश है और जिसकी जो लेंथ है वो l डैश है। ठीक है, तो अब इस पूरे मटेरियल का, यानी कि ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल, ये कंप्लीट एक मटेरियल बन गया जुड़ने के बाद, तो इस मटेरियल की लेंथ कुछ और होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो जब भी किसी नई वायर को इंसर्ट करेंगे इसमें, तब क्या होता है हमारा दोस्तों, हमारा जो होता है दोस्तों वो लेंथ भी चेंज हो जाती है और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों भी चेंज हो जाते हैं, यानी कि सर लेंथ भी चेंज हो जाएगी, लेंथ में भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो इसके कारण दोस्तों हमारा वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों चीजें चेंज हो रही है ना। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, एक चीज बढ़ रही थी तो दूसरी चीज घट रही थी, इसमें दोनों चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। ठीक है, तो सर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इस केस में चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब भी हम कोई वायर को इंसर्ट करते हैं, जब भी क्या करेंगे, वायर इंसर्ट करेंगे, वायर इंसर्ट, तो सर उससे क्या हो जाता है, हमारा वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। तो हमें इतनी बात समझनी है बस, केवल अभी तक पहले वाला जो पोर्शन है, पहले वाला जो ये वॉल्यूम सेम है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे तो क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लिया तो ठीक है, वरना नहीं, पहले वाले से। तो सर अगर हमें बोला है कि वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस किया गया है तो इसका मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा, और हमें बोला गया है कि वायर को अगर इंसर्ट किया है तो इसका मतलब दोस्तों वॉल्यूम चेंज हो गया है। इतनी चीज क्लियर है सर। तो इतनी चीज अगर आपको दोस्तों क्लियर है तो मान लीजिए कि आपका काम हो गया। ठीक है, तो ठीक है सर, कैसा काम हुआ है अब बताइए। दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन या फिर केस ही कह लेते हैं।
ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन ही मान लो, सपोज एक क्वेश्चन है, इफ अ वायर having a length of, if a wire having a length of L मीटर, ठीक है, if a wire having a length of L1 मीटर, ठीक है सर, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए मीटर स्क्वायर, A1 मीटर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, A1 मीटर स्क्वायर, ठीक है सर, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। सो इफ द लेंथ ऑफ वायर, if the length of wire increased by n times, n एक नंबर होगा, ठीक है, n बोल देगा कि 2 गुना, उसे क्या कर दिया, वायर को 2 गुना कर दिया, ठीक है, या 3 गुना कर दिया, n एक नंबर होगा, n टाइम्स आफ्टर स्ट्रेचिंग फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड, ठीक है, सुन ए मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो ए मीटर स्क्वायर के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ये भी लिख दो, एंड रेजिस्टेंस आर ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, या फिर R1 ओम लिख दो, ठीक है सर, ठीक है सर, R1 ओम, देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, अभी क्वेश्चन को समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ वायर हैविंग अ लेंथ ऑफ L1 मीटर, अगर किसी वायर की जो लेंथ है वो L1 मीटर है, उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मीटर स्क्वायर है, और उस वायर का रेजिस्टेंस सर R1 ओम है, ठीक है, ये उस मटेरियल का या उस वायर का डाटा है, लेंथ L1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस क्या है सर, R1 ओम है। तो अगर उस वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए n टाइम्स आफ्टर स्ट्रेचिंग, यानी कि अगर उस वायर की लेंथ को मैं क्या कर दूं, स्ट्रेच करके n गुना बढ़ा दूं, n गुना, ठीक है, n टाइम्स बढ़ा दूं, n गुना का मतलब है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कुछ भी हो सकता है, n हमने एक नंबर ले लिया, n गुना बढ़ा दूं, तो उस वायर का न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। सवाल समझ में आ गया दोस्तों, कि किसी मटेरियल की, किसी वायर का जो लेंथ है वो इतना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, और अगर उस मटेरियल की वायर को हम लोग क्या कर दें, स्ट्रेच करके n गुना बढ़ा दें, तो उस वायर का न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं इन क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे मैंने L1, A1, R1 दे रखा है, तो आपको इसकी जगह पे कुछ वैल्यूज भी दी सकती हैं, वैल्यूज भी दी जा सकती हैं, ठीक है, करने का तरीका यही है क्वेश्चन। तो ये पहले डिटेल मेथड है, डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग शॉर्टकट जानेंगे कि शॉर्टकट में हम लोग इनको कैसे कर सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। तो दोनों ही मेथड आपको पता होने चाहिए। तो ठीक है सर, अब सर हमें एक चीज समझ में आती है कि सर रेजिस्टेंस पहले क्या था, R1 था, लेंथ क्या थी, L1 थी, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, A1 था। तो सर ये कुछ इस हिसाब से ही तो रहा होगा, अगर R1 का फॉर्मूला लिखूं तो R1 इज इक्वल्स टू रो L1 A1, बोले हाँ जी सर, बात तो सही है, ठीक है। और मान लीजिए कि स्ट्रेच करने के बाद अब जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस कितना बन गया, R2 है। ये R2 कितना रहेगा दोस्तों, R2 बराबर रो, स्ट्रेच करने के बाद दोस्तों लेंथ क्या हो गई, L2 हो गई, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया दोस्तों, A2 हो गया। स्ट्रेच किया ना, तो मैंने बोला था कि जब लोग स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा। तो स्ट्रेच करने के बाद, वायर को स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस R2 हो जाता है, लेंथ L2 हो जाती है, और क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो जाता है। अच्छा सर ये रो क्यों नहीं बदला, भाई वायर तो एक ही मटेरियल की है ना, सपोज ये अगर कॉपर की वायर है तो पहले भी कॉपर की थी, अभी भी कॉपर की है, तो रेजिस्टिविटी तो कॉपर के लिए दोनों केसेस में सेम रहेगी। बोले हाँ जी सर, बात तो सही है। तो सर ये चीज हमें समझ में आ गई कि पहला रेजिस्टेंस इतना था और स्ट्रेच के बाद रेजिस्टेंस इतना हो गया, ठीक है सर। अब सर हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी उसने क्वेश्चन में बोला है स्ट्रेच या कंप्रेस, इसका मतलब सर ये होता है स्ट्रेच या कंप्रेस बोला है, इसका मतलब सर ये होता है कि वॉल्यूम सेम होगा,
ठीक है सर। और वॉल्यूम बराबर की कितना होता है, ए इंटू में एल। बोले हाँ जी सर बात तो सही है। तो वॉल्यूम पहले कितना था, पहले था सर ए वन इंटू एल वन। ठीक है सर ये भी समझ में आ गया, पहले वॉल्यूम कितना था ए वन इंटू एल वन। और कंप्रेस करने स्ट्रेच करने के बाद जो नया वायर बना उसका वॉल्यूम कितना होगा, ए टू इंटू में एल टू। तो वॉल्यूम तो क्या रहेगा सर, सेम ही रहेगा। जब भी हम लोग स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो सर आपने बोला था कि जो पहले वॉल्यूम होता है वही बाद में होता है, यानी कि वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। ठीक है सर। तो सर यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से मैं लिखूंगा मेरे भाई ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल्स टू एल टू अपॉन में एल वन। बोले हाँ जी सर बात तो सही है, यहाँ से ये चीज लिखी जा सकती है। ठीक है सर, ठीक है सर। पर एक चीज हमें यहाँ पे समझनी है, इन्होंने हमें बोला है कि लेंथ को क्या कर दिया जाए, n गुना बढ़ा दिया जाए। लेंथ को क्या कर दिया जाए, n गुना बढ़ा दिया जाए। ठीक है, स्ट्रेच करके लेंथ को n गुना बढ़ा दिया जाए। यानी कि सर जो L2 होगी, यानी कि न्यू लेंथ जो होगी वो n गुनी होगी, यानी कि n टाइम्स होगी किसके, पुरानी लेंथ के, यानी कि L1 के। समझ में आ गया दोस्तों ये चीज, क्योंकि हमने न्यू वायर को, हमने क्या किया है, पुरानी वायर को n टाइम स्ट्रेच किया है और तब जाके हमें क्या मिली है, न्यू लेंथ मिली है। पुरानी वायर को स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ क्या हो गई, n गुना बढ़ा दी। उसकी लेंथ क्या कर दी दोस्तों, n गुना बढ़ा दी, यानी कि जो न्यू लेंथ है वो पुरानी लेंथ का n गुना होगी। बोले हाँ जी सर बात सही है। और यहीं से सर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि L2 अपॉन में L1 बराबर n। बोले हाँ जी सर बात सही है। तो सर हमें ये चीज समझ में आ गई कि L2 बराबर L1 जो होगा वो n के बराबर होगा। अब सर यहाँ से हमें एक चीज और समझ में आ रही है कि A1 अपॉन में A2 भी L2 अपॉन में L1 के बराबर है। तो यहाँ से सर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि A1 अपॉन में A2 ये बराबर होता है L2 अपॉन में L1 के, L2 अपॉन में L1 के। ठीक है सर। और L2 अपॉन में L1 जो होता है दोस्तों वो n के बराबर होता है। वो क्या होता है, n के बराबर होता है। तो यहाँ से ये चीज हमारी समझ में आ गई। ठीक है सर, ठीक है सर। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। अगर हम लोग दोस्तों ये पहले, ये बाद का रेजिस्टेंस है, ये पहले का रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रेच करने के बाद का रेजिस्टेंस है, स्ट्रेच करने से पहले का रेजिस्टेंस है। अगर इन दोनों का रेशियो ले लें, यानी कि अगर मैं कर देता हूं दोस्तों R2 अपॉन में R1 को, तो सर R2 की वैल्यू कितनी है, रो L1 अपॉन में A1। और सर R1 की वैल्यू, सॉरी R2 की वैल्यू कितनी है, रो L2 अपॉन में A2। और सर R1 की वैल्यू कितनी है, रो L1 अपॉन में। अब जब ये ऐसे चार आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे बटे में, तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये उल्टा हो जाता है। तो रो L1 ये सेम रहेगा, ये वाला ऊपर हो चला जाएगा, A1 अपॉन में रो L1। ठीक है सर सही बात है। अब इस रो से ये रो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इस रो से ये रो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा दोस्तों R2 बाई R1 बराबर L2 बाई L1 और A1 बाई A2। तो यानी कि L2 बाई L1 इंटू में A1 बाई A2। बोले हाँ जी सर सही बात है। अब R2 बाई R1 जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, सर L2 बाई L1 का हमें पता है, L2 बाई L1 कितना होता है, n के बराबर होता है। बोले हाँ जी सर सही बात है। इंटू में सर A1 बाई A2। अब सर A1 बाई A2 जो है वो भी L2 बाई L1 के बराबर है, और L2 बाई L1 का वैल्यू कितना होता है, n के बराबर होता है। यानी कि A1 बाई A2 भी किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो सर हाँ जी ये भी n के बराबर है। यहाँ पे लिखा है ना, A1 बाई A2 हो चाहे L2 बाई L1 हो, दोनों का वैल्यू कितना है, n है। तो सर यहाँ पे आ जाएगा, इसको ही अगर मैं आगे लिख दूं तो n इंटू में n बराबर n स्क्वायर, यानी कि R2 बराबर n स्क्वायर R1। तो ये दोस्तों इन दोनों रेजिस्टेंस में रिलेशन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो n स्क्वायर होगा ओल्ड रेजिस्टेंस के। ठीक है, n स्क्वायर टाइम्स होगा ओल्ड रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो सपोज अगर आपका जैसे ओल्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी होती 5 ओम और ये बोला होता है कि 3 गुना बढ़ गई है उसकी लेंथ, 3 गुना बढ़ गई है लेंथ स्ट्रेच करने के बाद, तो यहाँ पे कितना आ जाता, 3 का स्क्वायर इंटू में 5, यानी कि 9 इंटू में 5, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस कितना होता, 45 ओम। यानी कि पहले रेजिस्टेंस कितना था, 5 ओम, और अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 ओम। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये होता है दोस्तों डिटेल मेथड। अब बात आती है सर हमें इतना डिटेल मेथड याद रखना है क्या, तो मेरे भाई नहीं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले अगर आपको डिटेल मेथड आता है, ये चीज समझ में आती है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है आप बेहतर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने वाले हैं। और अगर आपको ये याद नहीं भी रखना है तो भी ज्यादा खासा आपको फर्क पड़ेगा नहीं, बस आपको ये आना चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, आपको एक टेबल बनवाऊंगा जिसमें आपको शॉर्टकट में सारी चीजें दे दूंगा कि कब क्या होगा,
वो आपको टेबल याद रखनी है, वो आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं और देन आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जिस हिसाब से हमने लेंथ के लिए पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन की, उसी हिसाब से एरिया के लिए भी होती है, रेडियस के लिए भी होती है और डायमीटर के लिए भी होती है, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है। सपोज आप में से बहुत सारे लोग उतना लेंथी प्रोसेस को करना आपको अच्छा ना लगे, तो आपको एक छोटी सी ये टेबल याद रखनी है जिससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। तो सर होता क्या है, अब इस टेबल को समझिए। ये है चेंज, ये है वॉल्यूम सेम, ये है हाँ ये है चेंज, ये है वॉल्यूम सेम और ये है वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम सेम से आपको पता है कि अगर क्वेश्चन में बोला है स्ट्रेच या कंप्रेस, इसका मतलब आप लोग सीधा सीधा समझ जाएंगे कि वो वॉल्यूम सेम होगा वो केस। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब देखिए यहाँ पे मैं LO लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि ओल्ड लेंथ, ओल्ड लेंथ। ठीक है, ओल्ड लेंथ। ठीक है सर। और ये जो मैंने N लिखा है, इस N का मतलब है कि कितने गुना बढ़ाया गया है। N का मतलब है कि कितने गुना बढ़ाया। जैसे उसने बोला कि सर 2 गुना बढ़ाया, अगर उसने बोला कि सर 2 गुना बढ़ा दिया लेंथ को, तो N का मतलब कितना हो जाएगा 2। बोला सर 3 गुना बढ़ा दिया, तो N का मतलब कितना हो जाएगा 3। ठीक है सर। और बोला है कि अगर लेंथ को क्या कर दिया चलो 5 गुना बढ़ा दिया, तो N का मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा सर। सर हम समझिए कि जितने गुना बढ़ाएगा वो N का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे समझो पहला केस क्या है सर, लेंथ का। तो अगर लेंथ में n गुना चेंज होता है, अगर लेंथ में n गुना चेंज होता है, यानी कि जो न्यू लेंथ होगी वो ओल्ड लेंथ के n गुना होगी, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो न्यू रेजिस्टेंस n स्क्वायर आर वोल्ट होगा। और ये हमने अभी ड्राइव करके भी पढ़ा। उस केस में जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है सर। कब होगा, जब वॉल्यूम सेम होगा, यानी कि उसने क्वेश्चन में स्ट्रेच या फिर कंप्रेस बोला है। अगर उसने नई वायर का जिक्र किया है कि नया वायर क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है, तो उस केस में न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, n टाइम्स ऑफ आर ओल्ड होगा। मोस्टली आपको ये वाला सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन कभी कई बार आ जाता है। 99% क्वेश्चन आपका यहीं से ही बनेगा। ठीक है, तो अगर लेंथ में n गुना चेंज होता है, यानी कि न्यू लेंथ जो होगी वो n टाइम्स होगी ओल्ड लेंथ के, तो उस केस में वॉल्यूम सेम के केस में जो न्यू रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है सर, ये तो होगी लेंथ की बात। अब सर एरिया की बात, अगर वो बोल दे कि सर एरिया में इतना गुना चेंज किया गया है, तो सर अगर एरिया में n गुना चेंज किया जाए, तो इसका मतलब न्यू जो एरिया होगा वो ओल्ड एरिया का n गुना होगा। ठीक है सर, यानी कि जब एरिया में n गुना चेंज किया जाए, तो उस केस में जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो आर ओल्ड अपॉन में n स्क्वायर टाइम्स होगा, आर ओल्ड अपॉन में n स्क्वायर होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। न्यू रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। और अगर वॉल्यूम चेंज बोला है तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर सर रेडियस या डायमीटर बोल दे, अगर बोल दे कि सर रेडियस में जो है वो n गुना चेंज कर दिया, या फिर डायमीटर में जो है वो सर n गुना चेंज कर दिया, तो उस केस में जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो सर न्यू रेजिस्टेंस आर एन बराबर हो जाएगा आर ओल्ड अपॉन में n की पावर। इससे कैलकुलेट कर देंगे और यहाँ पे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देंगे। ये टेबल आप लोग एक बार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब इससे समझते हैं हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। बस ये टेबल अगर आपको याद है तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसके। ठीक है, ठीक है सर। दोस्तों क्वेश्चन लिखिए तब तक, ये टेबल बनाएंगे उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, इफ अ वायर having a resistance, if a wire having a resistance of 5 ohm, of 5 ohm and its length increased and its length increased and in its length increased by 3 times after stretching
देन फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस आर लिख दिया आफ्टर स्ट्रेचिंग, देन फाइंड रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले समझना है क्या है क्वेश्चन में। सर इन्होंने बोला है कि वायर को क्या किया गया है, स्ट्रेच किया गया है। स्ट्रेच का मतलब क्या है सर, वॉल्यूम सेम है। स्ट्रेच का मतलब क्या है सर, वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया। तो सर आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है सर, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, सर वायर का रेजिस्टेंस कितना होने वाला है सर, 5 ओम, यानी कि ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है सर, 5 ओम, पहले जो रेजिस्टेंस था। एंड इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना बढ़ा दी है लेंथ। तो सर एन का वैल्यू कितना दे रखा है सर, 3 दे रखा है, बिल्कुल। आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब है आपको सर वॉल्यूम सेम। तो अगर हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अगर लेंथ में एन गुना चेंज आ जाए, ठीक है, और वॉल्यूम सेम हो, तो उस केस में आपका रेजिस्टेंस कितना होता है, न्यू रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर लेंथ में एन गुना चेंज हो, टेबल से पढ़ा, टेबल से आप लोग देख लीजिएगा, अगर लेंथ में क्या हो, एन गुना चेंज हो और वॉल्यूम क्या हो, सेम हो, तो उस केस में न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, आर न्यू बराबर एन स्क्वायर आर ओल्ड। बोले हाँ जी सर, ये तो सही बात है। तो जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों एन स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू में आर ओल्ड। तो ओल्ड रेजिस्टेंस कितना था, 5 ओम। तो सर ये तो आपका 45 ओम हो जाएगा। तो इतना इजीली जो क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले इतने लंबे स्टेजेस में किया, वो आपने 2 लाइनों में सॉल्व कर दिया कि अगर आपको टेबल याद है तो आप 2 लाइनों में सॉल्व कर दोगे कि पहले सर रेजिस्टेंस 5 ओम था और फॉर्मूला पुट करके हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, डायरेक्टली 45 ओम आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ठीक है सर, having a resistance 5 ohm and its length, ठीक है, and its length becomes 1 by 10 times of its original length, ठीक है, लेंथ मैंने यहाँ लिख दिया, ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है सर। सर क्वेश्चन क्या है कि इफ अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, एक वायर का रेजिस्टेंस है 5 ओम है, ठीक है सर, ठीक है सर, एंड इट्स लेंथ बिकम्स 1 by 10 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, और इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया है, 1 by 10 टाइम्स कर दिया गया है, यानी कि 1/10 गुना कर दिया गया है। 1/10 गुना का मतलब है, सपोज पहले अगर लेंथ 10 थी तो अब उसे 1 कर दिया गया है, सपोज पहले अगर लेंथ 10 थी तो उसे 1 कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है सर। आफ्टर स्ट्रेचिंग देन फाइंड आर आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, अगर कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, उसकी लेंथ को क्या कर दिया, 1/10 गुना कर दिया, 1/10 गुना कर दिया, तो उसकी 1/10 गुना कर दिया उसकी ओरिजिनल लेंथ के। ठीक है सर, ठीक है सर। तो उसकी आप लोग को रेजिस्टेंस ज्ञात करना है स्ट्रेचिंग के बाद। ठीक है सर, तो हम लोग करते हैं। सर हमें पता है कि ओल्ड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, हमें 5 ओम दे रखा है सर, और सर एन का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, तो सर एन का वैल्यू 1 by 10 दे रखा है, 1 by 10 टाइम्स बोला है ना, तो 1/10 गुना कर दिया, तो 1 by 10। ठीक है सर। तो सर आपको पता है कि जब भी लेंथ में एन गुना चेंज होता है और स्ट्रेच या कॉम्प्रेस बोला है, मतलब वॉल्यूम सेम है, तो उस केस में न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, आर एन बराबर एन स्क्वायर आर ओल्ड हो जाता है सर। हाँ जी सर, बात तो सही है। तो सर एन का वैल्यू रखो 1/10, आर न्यू बराबर 1/10 इसका स्क्वायर इंटू में आर ओल्ड कितना है, 5 है ना, 5 है सर। तो 1/10 का स्क्वायर यानी कि 1/100 इंटू में 5 यानी कि 1/, न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर एन बराबर 1/20 ओम। तो सर इस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब सर ये तो लेंथ की बात हो गई, अब सर क्रॉस सेक्शन एरिया भी कभी थोड़ा सा बता दीजिए कि क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा। ठीक है, ठीक है सर, तो वो भी आपको बता देते हैं, डोंट वरी। ठीक है, बस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको आना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और आई होप आपको आ भी गया होगा, बहुत सिंपल चीज़ है। तो वही है सर कि इफ अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड इट्स लेंथ नहीं, इस बार इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में हम लोग चूज करेंगे, एंड इट्स एरिया
and its area becomes 1 by 5 times, and its area becomes 1 by 5 times after, ठीक है, 1 by 5 times of its original area आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग की जगह अगर कॉम्प्रेस भी लिखा हो तो भी यही आएगा। ठीक है, आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है सर, तो क्वेश्चन क्या बन गया कि इफ अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, चलो ये वैल्यू भी चेंज कर लेते हो, ये वैल्यू देख देख के आप परेशान हो गए होंगे, इसको हम लोग कर देते हैं, इसको कर देते हैं सर 10 ओम। ठीक है सर, सही बात है। तो इफ अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड इट्स एरिया बिकम्स 1 by 5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल एरिया। ठीक है, और उसका एरिया जो हो जाता है वो अपना ओरिजिनल एरिया का 1/5 गुना हो जाता है आफ्टर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करने के बाद तो उसका नया एरिया फाइंड करिए, सॉरी नया रेजिस्टेंस फाइंड करिए। कि सर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1/5 गुना हो जाता है स्ट्रेच करने के बाद उस वायर को, तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सर हमने पढ़ा है कि आर ओल्ड हमें कितना दिया है, सॉरी आर ओल्ड हमें कितना दिया है सर, 10 ओम दिया है। बोले हाँ जी सर सही बात है। सर एन कितना दिया है, तो एन दिया है हमें 1/5 टाइम्स दिया है ना, 1/5 गुना किया है तो 1/5। बोले हाँ जी सर ये भी बात सही है। और सर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर एरिया में n गुना चेंज होता है, ठीक है, टेबल में पॉइंट नंबर 2 देखिए, अगर एरिया में n गुना चेंज होता है और स्ट्रेच या कॉम्प्रेस बोला है, इसका मतलब वॉल्यूम सेम है, तो उस केस में न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि सर आर एन बराबर आर होल्ड अपॉन में एन स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे कि सर अगर स्ट्रेच या कॉम्प्रेस बोला है मतलब वॉल्यूम सेम है, और वॉल्यूम सेम के केस में अगर एरिया में n गुना चेंज हो जाए, एरिया में क्या हो जाए बॉस, n गुना चेंज हो जाए, तो फॉर्मूला क्या आता है न्यू रेजिस्टेंस का, आर न्यू बराबर आर होल्ड अपॉन में एन स्क्वायर। तो सर आर एन बराबर हो जाएगा, आर होल्ड कितना है 10 ओम अपॉन में एन कितना है 1/5 का स्क्वायर। बोले हाँ जी सर सही बात है। तो 10 अपॉन में 1/5 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है सर, अब ये 25 जब ऐसे आते हैं ना 3, तो ये 25 ऊपर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 25 गुणा में 10 यानी कि 250 ओम। तो पहले उस मटेरियल का रेजिस्टेंस जो था वो सर 10 ओम था, लेकिन अब कितना हो जाएगा 250 ओम हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ गई है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपके इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायमेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा सर, आपने तो ये भी बताया था कि रजिस्टिविटी भी चेंज होती है अगर वो क्या करें हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेच या कॉम्प्रेस करें, तो मेरे भाई रजिस्टिविटी भी चेंज होती है। सेम टेबल बनेगी, जहां जहां पे आपने रेजिस्टेंस लिखा है वहां पे आप लोग रजिस्टिविटी लिख देंगे, रजिस्टिविटी रो लिख देंगे, तो सेम टेबल ही बन जाएगी और उस हिसाब से ये रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। वैसे रजिस्टिविटी का पूछा नहीं जाता है, रेजिस्टेंस का पूछा जाता है, वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लग रहा है कंटेंट आपके काम का है और आपको नए कंसेप्ट जानने के लिए मिल रहे हैं या आपको नए कंसेप्ट सीखने के लिए मिल रहे हैं, तो दोस्तों इस सीरीज में बने रहिए, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।